हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, हम एन टी ए टी पी सी, ध्यान दे, एन टी ए टी पी सी जेई मेन्स पेपर नंबर 113, ये 2021 जो 21 ईयर है उसके लिए, अर्थात 2021वीं जो आईआईटी के एग्जाम्स है उनके लिए मॉडल पेपर है। और इससे जो 2020 अर्थात 2020 के जो एग्जाम्पल थे उनके अंदर एनटीए आईआईटी जेई मेंस के नाम से थे, और अभी जो है वो एनटीए टीपीसी जेई मेंस के नाम से हैं। तो उसके अंदर हम पेपर नंबर 113 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इज। आपको बताना है इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है उसके सभी एटम्स पर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, जिसमें इसका नेट रिजल्टेंट ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, इसमें रिजल्ट ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा। तो यहाँ पर तो म्यू इक्वल टू 0, अर्थात ये तो नॉन पोलर है क्योंकि सिमेट्रिकल भी है। उसके बाद अगर हम बात करें CH3Cl, CHCl3 और CH2Cl, तो CH3Cl के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा, और इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर डायरेक्शन सिंगल 1 में होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पूरा एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कीन पॉसिबल फॉर द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10। आपको C5H10 गिवन है, तो C5H10 गिवन है, तो सबसे पहले तो इसका DU निकालेंगे हम। तो इसका DU निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई कार्बन प्लस का 2, मतलब फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कार्बन प्लस का 2 माइनस हाइड्रोजन और डिवाइड बाई 2। तो 5 2 जा 10, 12, 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, अर्थात ये एल्कीन का फॉर्मेशन है, एल्कीन का फॉर्मूला है, और वो उसने ऑलरेडी गिवन कर रखा है, अर्थात इसके अंदर एक पाई बॉन्ड होगा। अब उसने पूछा है कि इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है जिनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। तो हमें पता है कि 5 कार्बन की 3 फॉर्म्स होती है, एक होती है एन, एक होती है आइसो, और एक होती है नियो। तो इसकी 3 फॉर्म है। अब हम सबसे पहले एन फॉर्म में डबल बॉन्ड की बात करें तो सबसे पहले डबल बॉन्ड यहां लगेगा, तो एक तो बनेगा 1 पेंटीन, और हमें पता है कि 1 पेंटीन में यहाँ पर CH2 है, इसलिए यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब हम पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेंगे तो यहां लगेगा, तो यहां बनेगा 2 पेंटीन, और 2 पेंटीन में इस पर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पर GI पॉसिबल है। अगर हम पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करते हैं तो 3 पेंटीन नहीं 2 पेंटीन का फॉर्मेशन होगा। तो एन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, उन दो में से केवल एक के अंदर GI होगी, और वो भी GI केवल 2 पेंटीन में होगी, 1 पेंटीन में नहीं। अब हम आइसो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइसो में डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा, तो यहाँ पर CH2 ग्रुप है, अर्थात एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप सेम है, इसलिए यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। अब हम यहाँ से पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेंगे, पाई बॉन्ड यहाँ लगेगा, बट आप देखो इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप मिथाइल है, सेम है, इसलिए यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इसके आगे अगर हम पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं तो पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, बट यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कोई भी एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 1 2 3 4 5, टोटल 5 जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, और उनमें से केवल एक ही जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है उसके अंदर GI होती है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेशन मोस्टली प्रिफेर्ड रिएजेंट, आपको इस कन्वर्जेशन में मोस्ट प्रिफेर्ड रिएजेंट X बताना है क्या है। तो हमें पता है यहाँ पर अल्कोहल है, और अल्कोहल का रिएक्शन जब X के साथ किया तो RCl हुआ है, तो इट इज द पार्ट ऑफ NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि अल्कोहल जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, और पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जाएगा, और इसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए
या तो चाहिए H प्लस एसिड या फिर चाहिए कोई भी आपका लुईस एसिड, ताकि H प्लस जो है वो तो इसे यहाँ से प्रोटोनेटेड करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाता है, जिससे ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और आपका जो लुईस एसिड है वो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लगाकर, यहाँ पर आपका लुईस एसिड ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लगाकर इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब हमें अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए NSR चाहिए, और वो भी आपका H प्लस और लुईस एसिड की प्रेजेंस में। इसका मतलब यहाँ पर जो आपके सभी ऑप्शन है उनसे अल्कोहल से हम हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं, बट उसने पूछा है मोस्ट प्रिफर्ड कौन सा होगा। तो बेटा इसमें सबसे मोस्ट प्रिफर्ड होगा कि जब हम अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ करते हैं तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट RCl SO2 प्लस HCl बनता है। SO2 गैस है जो बाई प्रोडक्ट के रूप में रिमूव हो जाएगी, HCl भी गैस है बाई प्रोडक्ट के रूप में रिमूव हो जाएगी। अर्थात इस रिएक्शन में आपका जो भी बाई प्रोडक्ट है वो बाई प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में होता है, और ये रिएक्शन पिरिडिन की प्रेजेंस में होती है बेटा। बाई प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में होने की वजह से जहाँ पर RCl जो होता है वो गुड इल्ड में ऑब्टेन होता है, और गुड इल्ड में ऑब्टेन होने की वजह से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा SOCl2, जिसको हम डार्जन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द बाल्ज-सीमान रिएक्शन। आपको बताना है कि बाल्ज-सीमान रिएक्शन क्या होता है। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो यह है आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन करेंगे HbF3 के साथ, ऑर्थोबोरिक एसिड के साथ। जब इसका रिएक्शन हम ऑर्थोबोरिक एसिड के साथ करते हैं तो यहाँ से आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स में यहाँ से तो H है तो N2BF3 प्लस माइनस वाला पोर्शन होगा ये, और जब यहाँ से इसको हीट करते हैं तो यहाँ से फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो आपका बाल्ज-सीमान रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो फ्लोरोबेंजीन होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। ये आपके बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। सबसे पहला, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। तो बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर, ये स्ट्रक्चर है। ये आपके पास डी ग्लूकोज है, और डी ग्लूकोज में यहाँ पर एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड होने की वजह से इसको हम एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। तो एल्डोहेक्सोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड और 6 कार्बन है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन, और एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इसको हम एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। सेकेंड, ग्लूकोज शो म्यूटा रोटेशन। बिल्कुल, ग्लूकोज के अंदर भी म्यूटा रोटेशन होता है। म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है टाइम के साथ साथ इसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता रहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट राइट है, थर्ड यही ग्लूकोज है। अगर इसका हम HI के साथ रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर सभी का रिडक्शन होगा, और सभी के रिडक्शन के वाया यहाँ पर 6 कार्बन का चेन ऑब्टेन होगा, जिसको हम बोलते हैं एन हेक्सेन। तो बताओ यहाँ पर हमें क्या ऑब्टेन होगा? एन हेक्सेन ऑब्टेन होगा। तो यहाँ क्या है कि ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद HI गिव एन हेक्सेन, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। अब आता है स्टेटमेंट नंबर डी कि अल्फा डी ग्लूकोज इज द मोनोमर। आपको पता होना चाहिए कि सर ग्लूकोज जो होता है वो ऑलरेडी मोनोसेकेराइड्स है, और मोनोसेकेराइड्स वो होते हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, अर्थात ये खुद ऑलरेडी मोनोमर्स है। तो अगर ये ऑलरेडी मोनोमर्स है तो यहाँ पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि अल्फा डी ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का जो
मोनोमर मतलब होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है। सेलुलोज का जो मोनोमर होता है वो अल्फा नहीं बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो इसका मतलब डी आंसर मतलब डी स्टेटमेंट यहाँ पर रोंग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका डी होगा क्योंकि उसने यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था और डी वाला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड आउट द फाइनल प्रोडक्ट। आपको इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट पता करना है जहां पर ईथर है और ईथर के साथ HBr का रिएक्शन है। तो ये आपका जो ईथर के साथ HBr का रिएक्शन है यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये एक प्रकार से NSR का पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है जहां पर ईथर पर रिएक्शन होगा। अब हमें पता है कि ईथर जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर वो पुअर लिविंग ग्रुप है तो उसको स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए उसका सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन करने से वो पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ईथर को यहाँ से पुअर से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये आपके गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर बॉन्ड का क्लीवेज होगा और बॉन्ड का क्लीवेज उस ओर से होगा जहां से आपका मोर स्टेबल कैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो जहां से मोर स्टेबल कार्ब कैटायन बनेगा उस साइड से बॉन्ड का ब्रेक होगा। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होते ही आपको पता है ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CH3 प्लस और ये पोर्शन हो जाएगा C और इस पर यहाँ पर हो जाएगा आपका OH और यहाँ पर ये कार्ब कैटायन। अब आप देखिएगा यहाँ पर अब आपका अटैकिंग पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल Br माइनस। न्यूक्लियोफाइल आपका जो है वो Br माइनस अटैक करेगा। तो Br माइनस इस वाले ग्रुप पर अटैक करेगा। तो यहाँ से आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3 Br और यहाँ पर आ जाएगा आपका OH। तो बताइएगा कौन सा आंसर आपका राइट है। C आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस द मेजर प्रोडक्ट इज। आपको इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो आप जरा देखिएगा आयोडाइड माइनस है और आयोडाइड माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है और अगर ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है तो इट इज द पार्ट ऑफ SN2। तो ये SN2 रिएक्शन का पार्ट है और ये एक प्रकार से विलियमसन ईथर सिंथेसिस अर्थात ये एक जीसेल मेथड, जैसे हम अल्कोहल ईथर लेते थे ROR ईथर और ईथर पर जब हम रिएक्शन करते थे HI की तो उसमें SN2 पर ये हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ में आपका आयोडाइड लगता था और लार्जर ग्रुप के साथ में H होता था। उसी का सिमिलर रिएक्शन है। अब हमें यहाँ पर SN2 के अकॉर्डिंग करना है और अगर हम बात करते हैं SN2 की तो SN2 की रिएक्ट जो होता है रिएक्टिविटी होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अर्थात लेस क्राउडेड पर होनी चाहिए। बट अगर बेंजाइलिक और एलाइलिक ग्रुप होता है तो बेंजाइलिक और एलाइलिक में SN1 SN2 दोनों ही होते हैं और ऐसी कंडीशन पर सबसे पहले प्रायोरिटी हम इसी को रखते हैं। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पर ये ग्रुप आपका एलाइलिक है, ये ग्रुप आपका 2 डिग्री है और ये ग्रुप आपका 1 डिग्री है। तो यहाँ पर ये एलाइलिक ग्रुप होने की वजह से SN2 रिएक्शन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 आयोडाइड और आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट आपका जो बचा हुआ है वो अलग होगा और यहाँ पर आपका आयोडाइड होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बनेगा एलाइल आयोडाइड। तो इसका बी आंसर आपका राइट है। अगर यहाँ पर एलाइलिक ग्रुप नहीं होता तो उसके बाद फिर 1 डिग्री होता, अगर 1 डिग्री भी नहीं होता तो उसके बाद में 2 डिग्री होता। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14।
मैच द कॉलम। कॉलम फर्स्ट में आपको कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में एल्केन और OH को Cl में कन्वर्ट किया है। सेकंड में कार्बोनिल को CH2 और एल्कोहल को एल्कोहल रखा है। थर्ड में ट्रिपल डबल में चेंज हुआ है और डी वाले के अंदर आपका कार्बोनिक कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर ब्रिच, स्टेफन, वोल्फ किस्नर, क्लेमेंसन गिवन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं वोल्फ किस्नर का मतलब होता है NH2 हाइड्रोजीन और इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस बेस मीडियम। और बेस मीडियम में होने की वजह से आपके जो भी बेस सेंसिटिव ग्रुप है उनकी प्रेजेंस में ये आपका अप्लाई नहीं होगा। अर्थात अगर कोई हेलोजन है, अगर कोई NR3 प्लस है, तो वहां पर हम वोल्फ किस्नर को यूज नहीं करते, क्योंकि ऐसी प्रेजेंस में यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एलिमिनेशन रिएक्शन के वाया एल्कीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में अगर हम बात करें तो रिएजेंट होता है जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl और ये आपके बेस मीडियम में है, तो ये आपका एसिड मीडियम में है। तो एक बेस मीडियम में है और एक एसिड मीडियम में है। अगर ये एसिड मीडियम में है तो यहाँ पर हम इसको एसिड सेंसिटिव ग्रुप की प्रेजेंस में नहीं यूज करते। जैसे एसिड सेंसिटिव ग्रुप में आपका एक तो OH आता है, एक डबल बॉन्ड आता है, एक आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में वहां पर फिर NSR रिएक्शन होता है। ब्रिच रिडक्शन की बात करें हम तो ब्रिच रिडक्शन एक पार्शियली रिडक्शन का पार्ट है, जहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के अंदर और वो भी ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर स्टेफन रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर SnCl2 प्लस HCl के साथ होता है, जहां पर आपका साइनाइड जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो बताओ यहाँ पर मैच द कॉलम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फर्स्ट के अंदर आपका कार्बोनिल, हाँ, और वोल्फ किस्नर और क्लेमेंसन दोनों के अंदर एक ही प्रोसेस होता है कि यहाँ पर आपका जो भी कार्बोनिल ग्रुप है वो आपके CH2 अर्थात मेथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट के अंदर आपका कार्बोनिल ग्रुप मेथिलीन में कन्वर्ट हो रहा है, सेकंड के अंदर भी मेथिलीन में कन्वर्ट हो रहा है। बट फर्स्ट के अंदर OH एल्कोहल जो है वो आपका एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। एल्कोहल जो है वो यहाँ पर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है और वो Cl में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगी वो होगी एस, क्लेमेंसन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट में आंसर होगा एस। सेकंड में आप देखिएगा एल्कोहल का एल्कोहल ही है बट केवल कार्बोनिल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन बेस मीडियम का प्रेजेंस में हो रहा है और बेस मीडियम के प्रेजेंस का मतलब वोल्फ किस्नर, तो यहाँ पर होगा आर। थर्ड देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में हो रहा है तो ये ब्रिच रिडक्शन का पार्ट है, तो यहाँ पर होगा पी। और डी के अंदर आपका कार्बोनिल ग्रुप मेथिलीन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये आपका एस भी होगा और आर दोनों ही पार्ट होंगे, अर्थात यहाँ पर वोल्फ किस्नर भी होगा और क्लेमेंसन भी होगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। तो फर्स्ट में एस आर एस एस, तो ये से रॉन्ग हो गया। सेकंड में आर एस आर आर, तो सेकंड आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड में पी पी पी, ये भी आपका राइट है। और डी में आर एस, डी में आर एस, तो इसमें फर्स्ट आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है इनकरेक्ट IUPAC नेमिंग इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इनमें से आपको बताना है कि किसके अंदर आपका इनकरेक्ट IUPAC नेम है। तो सबसे फर्स्ट जो है उसमें OMe अर्थात यहाँ पर ईथर गिवन है और इस वाले पोर्शन को मैग्नीसोल बोलते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। तो फर्स्ट का IUPAC नेम सेम है। सेकंड के अंदर आपके पास NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है तो इसको बोलते हैं हम एनिलीन, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एनिलीन और नंबरिंग इसी के रेस्पेक्ट में होगी। तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3, ये 4, ये 5 और 6। तो 2 मिथाइल 4 इथाइल, ये अल्फाबेट के हिसाब से लिखे हुए हैं और लास्ट में एनिलीन। तो ये भी IUPAC नेम राइट है, ये भी IUPAC नेम राइट है। हाँ, इसमें मैं क्लियर कर दूं कि ये OMe था और OMe को हम एनिसोल भी बोलते हैं।
तो ये एनिसोल है, तो एनिसोल के बेस में इसका आईपीसी नेम ये होगा। अब आता है नेक्स्ट सी। सी में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर सी में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ऐसी कंडीशन पर हम लोएस्ट, यहां पर हम लोएस्ट लॉकेंस रूल का फॉलो करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर नंबरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो सीएल से स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर हम सीएल से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 4 पे हमें ग्रुप ऑब्टेन होता है। और अगर नंबरिंग इस NO2 से करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और हमें 4 ऑब्टेन होगा। तो ऊपर वाले का सम तो 7 होगा और नीचे वाले का सम आपका 8 होगा। तो ये वाला सम कम है, तो ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है, इसलिए इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा 1 क्लोरो और फिर 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन, ये इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। डी में आप देखिएगा यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है और OH का मतलब क्या हो गया, फिनोल। तो यहाँ पर ये फिनोल है, इसी के रेस्पेक्ट में हम नंबरिंग करेंगे। तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6। तो 3 4 डाई मिथाइल फिनोल, ये आईपीएससी नेम भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, जिसमें यहाँ पर 4 क्लोरो ना होकर इसका आईपीएससी नेम होता 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा इस साल आईआईटी ने अपना पैटर्न चेंज किया है। आईआईटी ने इस बार 10 क्वेश्चन इंटीजर के रखे हैं। उन 10 में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ध्यान दें, 10 क्वेश्चन इंटीजर हैं, उनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इनका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। ये आपको स्ट्रक्चर गिवन है, इसका रिएक्शन करना है उल्फ किस्नर। क्या होता है उल्फ किस्नर? NH2 अर्थात हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ OH बेसिक मीडियम में रिएक्शन करना है। आपके पास प्रोडक्ट बनेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रेल कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट, आपको बताना है इसमें कितने क्रेल कार्बन है। तो हमारे पास यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये होगा। हाँ, ये भी क्लियर कर दो कि उल्फ किस्नर क्या करता है। उल्फ किस्नर आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप को मेथिलीन में कन्वर्ट करता है, चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो। तो ध्यान रखना दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप हो। तो यहाँ पर कीटोन है तो कीटोन की जगह पर यहाँ पर CH2 ग्रुप हो जाएगा। आगे ऑलरेडी CH2 ग्रुप है तो यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ मिथाइल आई, यहाँ मिथाइल आई है और एल्डिहाइड भी आपका CH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको इसमें बताना है कितने क्रेल सेंटर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रेल सेंटर क्या होता है। तो क्रेल सेंटर का मतलब हो गया एक ऐसा कार्बन जिस पर लगे हुए 4 ग्रुप डिफरेंट होते हैं, अर्थात जिसकी चारों वैलेंसियां डिफरेंट होती है, उसको हम क्रेल कार्बन बोलते हैं। तो आप जरा देखो, यहाँ पर CH2 है तो इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, इसकी भी चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक साइड मिथाइल है, एक साइड अलग ग्रुप है, एक साइड हाइड्रोजन और एक ग्रुप है, तो ये क्रेल सेंटर है। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर इधर मिथाइल है तो इधर भी मिथाइल है, तो इसका मतलब ये क्रेल सेंटर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 1 होगा, क्योंकि इसमें एक ही क्रेल सेंटर है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर है, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल मार्कोनी ऑफ एडिशन बी ऑब्जर्व। आपको बताना है इनमें से किस किस के अंदर मार्कोनी ऑफ रूल अप्लाई होगा। और हमें पता है कि मार्कोनी ऑफ रूल जो है वो ओनली अनसिमेट्रिकल कंडीशन पर अप्लाई होता है। कौन सी कंडीशन पर अप्लाई होता है बेटा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अप्लाई होगा। तो इसके अंदर जो एल्कीन अनसिमेट्रिकल है वहां पर 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे और उनमें से मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो आपका क्या होगा, मोर स्टेबल कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करता है। तो जहां पर मोर स्टेबल कार्ब कैटायन बनेगा वो प्रोडक्ट आपका मोर स्टेबल होगा, बट ये अप्लाई होगा अनसिमेट्रिकल पर। तो सबसे पहला है सिस2 ब्यूटीन। तो बेटा सिस2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ये होता है और सिस2 ब्यूटीन आपकी एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर मार्कोनी ऑफ रूल अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड है 2 मिथाइल प्रोपीन। तो 1 2 3 और 2 मिथाइल प्रोपीन, ये आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसका मतलब यहाँ पर मार्कोनी ऑफ रूल अप्लाई होगा।
और यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसका न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर ऐड होगा। 3 में है प्रोपीन, सी डबल बॉन्ड CH2, बिल्कुल ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। यहाँ पर भी आपका मार्कोनियो रूल अप्लाई होगा और इसमें भी न्यूक्लियोफाइल ग्रुप आपका इस कार्बन पर कनेक्ट होगा। नेक्स्ट है हेक्स 3 1 2 3 4 5 6 और यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। ये सिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर भी आपका मार्कोनियो रूल अप्लाई नहीं होगा। सिमेट्रिकल क्यों बोला? क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है। नेक्स्ट है आपका 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 पर है डबल बॉन्ड और 3 पर मिथाइल है। अब आप जरा देखिएगा यहाँ पर जो एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पर भी आपका मार्कोनियो रूल अप्लाई होगा और यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। अगला आता है एथीन। एथीन आपका सिमेट्रिकल एल्कीन होता है और सिमेट्रिकल एल्कीन होने की वजह से यहाँ मार्कोनियो रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रांस टू ब्यूटीन। ट्रांस टू ब्यूटीन भी आपका सिमेट्रिकल है और ट्रांस टू ब्यूटीन सिमेट्रिकल होने की वजह से यहाँ पर भी आपका मार्कोनियो रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आता है पेंट टू इन। तो ध्यान दे बेटा, पेंट टू इन आपका अनसिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल होने की वजह से यहाँ पर मार्कोनियो रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 एल्कीन ऐसी है जिनके अंदर मार्कोनियो रूल अप्लाई होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन दैट प्रोडक्ट एरोमेटिक कंपाउंड। आपको बताना है इनमें कितने ऐसे प्रोडक्ट है जिनके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट के अंदर साइक्लोऑक्टेनेस की रिएक्शन 2 पोटेशियम के साथ करेंगे हम। तो आपको पता है ये एक एक्टिव मेटल है और एक्टिव मेटल का काम है H+ के रूप में रिमूव करना। तो एक H+ यहाँ से रिमूव होगा, एक H+ यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास ग्रुप बनेगा वो बनेगा माइनस के साथ। तो यहाँ पर आपके पास जो भी कंपाउंड बनेगा वो एरोमेटिक होगा और वो इस तरह से बनेगा पाई 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 माइनस माइनस। तो 1 2 3 4 5 पाई पेयर है। तो ये आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। यहाँ भी K+, यहाँ पर K+ और H2 गैस रिमूव होगी, तो फर्स्ट में आपका एरोमेटिक है। सेकंड BF3 के साथ करेंगे तो BF3 लुईस एसिड है और लुईस एसिड हेलोजन कैरियर होते हैं, तो ये यहाँ से Cl को अपने साथ ले जाएगा। तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपीनल कैटाइन का फॉर्मेशन होगा और साइक्लोइनल प्रोपीन जो कैटाइन बनेगा ये भी आपका एरोमेटिक है। तो ए में भी एरोमेटिक है, बी में भी एरोमेटिक है। सी में आपके अल्कोहल है, इसका रिएक्शन HClO4 के साथ करेंगे तो HCl4 जो है यहाँ से आपके इस OH ग्रुप को पूरे को माइनस के रूप में रिप्लेस करेगा। तो यहाँ से आपके पास बनेगा साइक्लोप्रोपीनल, मतलब साइक्लो हेप्ट ट्राइइनल कैटाइन, अर्थात ट्रोपाइलियम कैटाइन बनेगा। और ट्रोपाइलियम जो कैटाइन है वो भी आपके इसका पार्ट है, एरोमेटिक का पार्ट है और रिमेनिंग पार्ट आपका H2O वाटर के रूप में रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका स्क्वायरिक एसिड है, इसका रिएक्शन 2NaOH के साथ करना है। तो जब इसका रिएक्शन हम 2NaOH के साथ करेंगे तो यहाँ से NaOH वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ से भी आपका NaOH वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। तो यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा Na+- O- Na+ और CO- क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ जो बनेगा वो आपका स्क्वायरिक एसिड के अकॉर्डिंग एरोमेटिक होगा। तो फर्स्ट में भी एरोमेटिक, सेकेंड में भी एरोमेटिक, थर्ड में भी एरोमेटिक, फोर्थ में भी आपका एरोमेटिक। अब हम डिस्कस करते हैं ई में। ई में जब NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पर जो हमारे पास पोर्शन बनेगा वो पोर्शन होगा नेगेटिव और नेगेटिव के साथ में होगा Na+, क्योंकि यहाँ से भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और बाकी आपका CF3 ग्रुप है वो हर कार्बन पे रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बट यहाँ से जो हमारे पास स्पीसीज ऑब्टेन होगी वो स्पीसीज 1 2 3, इसके अंदर 3 पाई पेयर होंगे
और 3 पाई पेयर होने की वजह से ये भी एरोमेटिक होगा। बट फोर्थ के अंदर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट है वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो बताओ कितने प्रोडक्ट्स एरोमेटिक्स होंगे? फर्स्ट में भी एरोमेटिक, सेकंड में भी एरोमेटिक, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5, कि 5 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें बनने वाला प्रोडक्ट आपका एरोमेटिक होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक्स का फॉर्मेशन करता है, जो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल और CO2 बनाता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 मोल ऑफ माल्टोज? अगर हम 1 मोल माल्टोज यूज करते हैं तो उससे कितने मोल इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले माल्टोज C12H22O11, यह है माल्टोज, एक्वस फॉर्म में है अर्थात लिक्विड। इसका रिएक्शन होगा वाटर के साथ, ये भी एक्वस है, इन प्रेजेंस ऑफ माल्टोज एंजाइम में। तो यहां से 2 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑब्टेन होगा। अब आपके पास यहां से जो ग्लूकोज बना है वो X है। अब आपके पास जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। और ग्लूकोज पर जब हम जाइमेज एंजाइम को यूज करते हैं तो 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल और 2 मोल ऑफ CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है 1 मोल ग्लूकोज से। ध्यान रखना बेटा, ये ओनली 1 मोल ग्लूकोज है। अब हम देखें कि माल्टोज का जब हम यहाँ पर माल्टेज के साथ करते हैं तो 1 मोल माल्टोज है, 1 मोल माल्टोज है, तो 1 मोल माल्टोज से 2 मोल जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और हमें पता है कि एक ग्लूकोज से 2 एथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 2 ग्लूकोज से 4 मोल ऑफ C2H5OH एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। इसी के साथ आपका ये NTA TPC JEE मेंस पेपर नंबर 113 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आते रहे।